मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के प्रोग्राम फजल इलाही से एक दफ़ा फिर आप तमाम प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और दिल हमेशा की तरह खुदा की शुक्रगुजारी ही से भरा हुआ है, सारी बातों से बढ़ के आज के दिन इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें एक बड़े खूबसूरत और बाबरकत मुल्क पाकिस्तान में मुकीम किया और हम पर ये रहम किया है कि हम किसी ना किसी तरह से इस मुल्क की बका, सालमियत, तरक्की के अंदर अपना, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, किसी भी जगह पर अपना किरदार हम अदा कर सकें। और आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बिलखसूस अगस्त के महीने में अनाउंस्ड हॉलीडे काइंड ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे माइनॉरिटीज़ डे का नाम दिया गया है, जो कि 11 अगस्त को मनाया जाता है। आज इस खास मौजू पर बात करने के लिए और इससे रिलेटेड चंद एक बड़े अहम नकात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर पास्टर गजाला शफीक, जो कि ना सिर्फ गेस्ट हैं बल्कि आज मेरी को होस्ट भी हैं। आप सब पास्टर गजाला से वाकिफ हैं। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन ऑफ गॉड। चर्च के अंदर, पाकिस्तानी चर्च के अंदर इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, और ना सिर्फ चर्च में, सोसाइटी में, कल्चर में, लैंग्वेजेस में, हर एक स्फेयर के अंदर इनका एक बड़ा अहम किरदार है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज पास्टर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही आज हमें ज्वाइन किया है शीमा किरमानी साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर की दुनिया के अंदर। जब भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का जिक्र किया जाता है तो इनका जिक्र सुनहरे हरूफ में ही होता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको बताऊं, इस साल 2024 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है, विच इज इन इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ साथ ये खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एंड शी हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटीज एंड द माइनॉरिटीज लिविंग इन पाकिस्तान। उसी के साथ हमारे साथ आज डॉक्टर जेनिफर भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी आर सो प्लीज टू हैव यू। भाई आबिद बुज़दार साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ हमारे भाई पास्टर जोशुआ डैनियल साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ ही सिजिल शफीक मेरी बहन भी हैं, एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल वुमन। खुदावंद इन्हें बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बिलखसूस जो विक्टिम्स हैं सोशल वायलेंस या फोर्स कन्वर्जन्स, अंडर एज मैरिजेस की, उनका एक शेल्टर बहन के टेक केयर के अंदर है। एंड सिजल इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। और उसके साथ ही आज मेरी पहली मुलाकात है, बड़ी खसूसी मुलाकात है भाई लूक से। भाई लूक विक्टर, आप में से कई सारे लोग उनसे वाकिफ हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इमेंस, स्पेशली जब बात लॉ और जस्टिस की आती है क्रिश्चियन कम्युनिटी, और ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज और सेक्ट्स के अंदर भी ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच इन हिज करियर। सो आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। आगाज करते हैं पास्टर गजाला जी आपसे। प्लीज एनलाइटन अस अ लिटिल बिट अबाउट 11th of August, माइनॉरिटी डेज क्या है, क्यों है, और आज हम क्यों उसके बारे में यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू पास्टर दानिश पीटर। आज आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया ताकि हम माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में गुफ्तगू करें जी। और अगस्त का महीना 11 अगस्त जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है माइनॉरिटी डे के तौर पर, यानी वो 365 दिनों में एक दिन हमारी रियासत, हमारी माँ, हमारा पाकिस्तान से हमें दिया है। और मैं तो समझती हूँ कि जब वो दिन हमारा है तो हमें निकल कर ज़रूर बात करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम्स की, अपने राइट्स की, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं, क्या मसाइल हैं हमारे, क्योंकि ये हमारा दिन है जी। तो हमें ज़रूर इसकी ऑनरशिप भी लेनी है और इसके ऊपर वो उन तमाम पहलुओं पर खुलकर बात करनी है जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं।
तो पिछले साल से हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च, एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, हम जिसमें हम सब हिंदू, सिख, हमारे साथ मुस्लिम्स भी शामिल हैं जो कि इंसानियत पर ईमान रखते हैं। तो ये हम सब मिलकर जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है थ्रू आउट द ईयर भी बात करते हैं, लेकिन पिछले साल हमने पहली बार 11 अगस्त को पहला तारीखी मार्च किया, जिसमें तकरीबन 5000 लोगों ने शिरकत की। और ना सिर्फ हमने मसाइल के ऊपर बात की, बल्कि हमने यहाँ जो प्रेयर हॉल है यहाँ से चलकर हम कैंट स्टेशन तक गए और जो अपनी मसाइल थे उनको नारों की सूरत में, स्पीचेस की सूरत में, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस की सूरत में अदारों के आगे भी रखा। और सारे मसाइल को हमने 11 अगस्त की मुनासबत से 11 मुतालबात की सूरत में ना सिर्फ अपनी सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत को भी पेश किया। Wonderful. तो उसी की मुनासबत से अब फिर 11 अगस्त है, तो इस साल हम सोच रहे हैं कि 10 से 15,000 लोग इकट्ठे हों, क्योंकि मसाइल ज़्यादा बढ़ गए, नफरत ज़्यादा बढ़ गई है, इंतहा पसंदी ज़्यादा बढ़ गई है, और माइनॉरिटीज़ से उनके जीने का हक जो है वो छीना जा रहा है, जैसे कहते हैं दायरा तंग करते जा दायरा रहे तंग किया जा रहा है। तो ये साथी जो सारे इस वक्त आज आपके सेट पे मौजूद हैं, हम में से बेशतर तो हम कोर मेंबर्स ही हैं माइनॉरिटी राइट्स मार्च के, लेकिन हम सारे हम ख्याल हैं कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान हम सबका, इस बार जो हमारा मेन हैशटैग है वो है इक्वल सिटीजनशिप, और 3 ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हम, वैसे तो 11 मुतालबात हैं जो सब हम इस पे बात करेंगे, लेकिन 3 हमारे बेसिक मुतालबात हैं जिसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक तो ब्लास्फेमी लॉज का जो मिसयूज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अक़लियतें, और ख़ास तौर पर चाहे वो वर्क प्लेस पर हैं या वो स्कूल में हैं, लाइक इस हद तक खौफ बढ़ गया है कि लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी खौफज़दा हो रहे हैं। कि आपको याद होगा खानेवाल में एक वाक़या हुआ कि छोटी क्लास का 9वीं क्लास 9 इयर्स ओल्ड बच्चा, उससे वो इस्लामियत का पेज जो है वो टर्न हो गया था, तो उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया गया था, उस बच्चे को अरेस्ट भी किया गया। तो अब बच्चे, हमारी जो अक़लियतों के लोग हैं वो खौफज़दा हो गए हैं कि बच्चों को स्कूल में कैसे भेजें, क्योंकि हर जगह हमारे अपने अक़लियतों के स्कूल नहीं मौजूद होते कम्युनिटीज़ के अंदर, तो उन्हें नेचुरली या तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर वहाँ भेज रहे हैं, जहाँ पर 98% ज़ाहिर है हमारी अक्सरियत के मुसलमान बहन भाई होते हैं और एक आध कोई हिंदू या क्रिश्चियन बच्चा होता है। तो मेन हमारा फोकस है जो ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज़ बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर हम मुतालबा पेश कर रहे हैं। उसकी जो भी लीगल सूरत हाल होगी वो तो लूक विक्टर बेहतर आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। बस गज़ाला क्यों ना हम चूँकि 3 नुकात और 11 हैं, बट हम चूँकि 3 नुकात के ऊपर आज बात करने वाले हैं, तो ज़रूर अपने प्रोग्राम को भी तरतीब देते हुए क्यों ना बारी बारी इनके बारे में बात की जाए। और पहले जैसे आपने कहा कि मिसयूज़ ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ विच इज़ अ सब्जेक्ट, आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमने इज़हार रसानी के मौजू के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की थी, एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड। जर्नलिज्म से वहाँ पर लोग थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पर मौजूद थे, और आई हर्ड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जब किसी इतने ओपन प्लेटफॉर्म पर प्रोसिक्यूशन के मौजू पर बात की गई हो। एंड आई बिलीव दैट आवर कंट्री इज़ अ लिटिल ओपन नाउ। आप जैसे जितने दोस्त हैं उनकी मेहनत की वजह से, उनके बोल्ड स्टेप्स की वजह से कि आज एटलीस्ट हम इन मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेकिन मैं भाई लुक की तरफ आना चाहता हूँ। ब्रदर, beginning with the same topic of the injustice which is caused because of blasphemy law, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हाईलाइट करें, ये क्या है, क्यों है,
اور کس طرح سے مس یوز ہو رہا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مس یوز ہو رہا ہے وہ ایک بات ہے، کیسے مس یوز ہو رہا ہے ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، بلاسفیمی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے نام پہ جو قتل و غارت ہوئی وہ صرف کوئی فقط الزام لگنے کے اوپر تو ہم نے دیکھا کہ کسی پہ آپ الزام لگا دیں کہ خدا نہ خواستہ توہین کر دی، گستاخی کر دی، بلکہ ہم نے یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سلمان تاثیر جنہوں نے گستاخی تو بظاہر کوئی نہیں کی، لیکن ان صرف جو قوانین ہیں ان پہ تبصرہ اپنا پیش کرتے ہوئے اور انہیں کالا قانون کہہ دیا اور ان سے ایک ڈسینٹ کیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے انہیں دن دہاڑے گولیاں برسا دی ان پر، اور اسے بھی ایک لبادہ پہنایا گیا کہ جی جو ان قوانین کے خلاف بھی بولے گا وہ بھی خدا نہ خواستہ توہین ہے۔ حال میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک احمدی کو ایک کیس میں بیل گرانٹ کر دی، تو ان کے خلاف بھی فتوے جاری ہو گئے اور ایک پروپیگنڈا بن گیا کہ جی یہ بھی توہین کر دی ایک احمدی کو بیل گرانٹ کر کے۔ ایک کسی نے ہم نے دیکھا کہ اچھڑا کے بازار میں لاہور میں کس طریقے سے حلوہ لکھا ہوا تھا ایک خاتون کی اس پہ، اور اس کو بھی کہہ دیا گیا جی یہ بھی توہین ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سوات میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ الزام کیا تھا، کہا گیا کہ جی ان کے کچھ گستاخانہ مواد ملا ہے بیگ میں سے، وہ بھی توہین کا ایک لبادہ اڑا کے جلا دیا گیا بندے کو۔ توہین ہے کیا؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا نظام، ہمارے قوانین، ہمارا لیگل فریم ورک اتنا زیادہ سبجیکٹو ہو چکا ہے کہ توہین ہے کیا، یہی تو سوال سب پوچھ رہے ہیں۔ جس کا مرضی دل چاہے، جس سے مرضی دشمنی نکالنی ہو، کسی بھی چیز کو توہین کہہ دیں، اور وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، صرف یہ لفظ توہین اور اس کے بعد جلاؤ گھراؤ نفرت، وہ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود دس ورڈ۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی احسن مسیح کو ایک 26 سالہ کرسچن لڑکے کو سزا کس بات پہ دی گئی کہ جی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ایک ایسی ویڈیو جو تم نے نہیں بنائی، جو کسی اور نے بنائی، وہ ایک مسلمان نہیں بنائی، اور اس کو 10,000 مسلمان اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا، لیکن تم مسیحی تھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اس کو شیئر کر دیا؟ یہ بھی توہین ہے۔ ایک ہم نے حال میں دیکھا تھا کہ کیو آر کوڈ 7 اپ کی بوٹل پہ کیو آر کوڈ بنا ہوا تھا، اس کے اندر بھی کسی صاحب کو لگ گیا کہ جی یہ جو کیو آر کوڈ کی لینگویج لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی اسلامی بات لکھی ہوئی ہے اور یہ چھپ رہے ہیں اس طریقے سے، تو یہ بھی توہین ہے۔ تو توہین کیا ہے؟ وہ تو اتنا سبجیکٹو ہو چکا ہے کہ جی مجھے کسی سے خدا نہ خواستہ بدلہ لینا ہو نا تو میں بھی کچھ بھی بنا دوں کہ جی یہ توہین ہے، اور کسی نے دیکھنا نہیں ہے کہ توہین کیا ہے، توہین کیا نہیں ہے۔ اچھا، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی لیگل سٹیٹس نہیں۔ انفارچونیٹلی ایک میں دو آپ کو سامنے چیزیں رکھوں گا، ایک تو لینگویج آف دا لا، یہ بلاسفیمی لا کولونیل ایرا کا برٹش دور کے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو اس ٹائم کے بنے ہوئے تھے تعزیرات پاکستان میں جو ان کی لینگویج تھی وہ بہت فرق تھی، اور ضیاء صاحب کے دور کے اندر جو ان میں ترامیم پیش کی گئیں وہ بہت فرق ہیں۔ ایک قانون کا کنسیپٹ ہے مینز ریا کا، کہ کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی انٹینشن ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا سین مائنڈ میں بندہ نہیں ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بندہ مرڈر ہو جاتا ہے، گاڑی لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، انسانٹی کی پلی لی جاتی ہے کہ یہ اپنے رائٹ مائنڈ میں نہیں تھا، یہ جانتا نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ بچے سے کوئی خطا ہو جائے تو قانون امتیاز کرتا ہے کہ بچے کو کیونکہ پتہ نہیں ہے صحیح اور برے میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ تو مینز ریا کا جو کنسیپٹ ہے کہ کوئی بھی جب آپ نے جرم کسی کے خلاف ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کی انٹینشن پروف کرنی ہوتی ہے کہ کل کو غلطی سے تو کچھ نہیں ہو گیا۔ انفارچونیٹلی ضیاء صاحب کے دور کے بعد جو 295A B اور C میں ترامیم لائی گئیں، یہ مینز ریا کا انٹینشن پروف کرنے کا کنسیپٹ ہی ہٹا دیا گیا۔ اور اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیشن قانون نے اتنی سبجیکٹو کر دی ہے کہ بھائی آپ کو فقط لگے کہ اس نے توہین کی ہے، انڈائریکٹلی کی ہے، ڈائریکٹلی کی ہے، جیسے بھی کی ہے آپ اس پہ پرچہ بنا دیں۔ دوسری چیز جی، ہم جو مائنورٹی رائٹس مارچ کر رہے ہیں 11 اگست کو، ہم گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ذرا پلیز عوام کو بتائیے کہ کیا ہم اس میں کیسے بہتری چاہتے ہیں، کیا اقدامات کیے جائیں کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ سٹاپ ہو سکے، اس پہ پلیز آپ بتائیں۔ جی میں اس پہ بھی، اور یہ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں، یہ چیز پہ ضرور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سبجیکٹیوٹی ہے ان دا لینگویج آف دا لا، یہ جو سبجیکٹیوٹی ہے جس نے یہ گولی آپ کے اور میرے ہاتھ میں، سارے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ جیسے مرضی ہم ڈیفائن کرنا چاہیں بلاسفیمی کو ہم کر سکتے ہیں، اور بلاسفیمی کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔
इस सब्जेक्टिविटी को ख़त्म जब तक हम नहीं करेंगे तो वो मेरी मर्जी कि मैं ब्लास्फेमी कैसे डिफाइन करता हूँ। उस जड़ावाला के वाक़ये से पहले लाउड स्पीकर से कुफर बके जा रहा था कि जी इसने जो है खुदा ना खास्ता कोई तौहीन कर दिया, कुछ कर दिया, और जाके जलाओ गिराओ करना शुरू कर दे। ये जब तक सब्जेक्टिविटी आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नफ़रत का जो ये एक बाज़ार जम चुका है ये नहीं दूर होगा। हमारी माइनॉरिटी राइट्स मार्च के प्लेटफॉर्म से सबसे पहला मुतालबा है कि ये नज़र सानी की जाए कि ये किस तरीके से ये जो कवानीन ज़िया साहब के दौर में बन गए, क्या ये इवन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से क्या ये वैलिड कवानीन है या जस्टिफाइबल है। ठीक है। और दूसरी बात इसी के साथ साथ कि हमारा आइन कहता है आर्टिकल 8 के तहत कि कोई भी ऐसे कवानीन जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हों, ड्यू प्रोसेस को, फेयर ट्रायल को वायलेट करते हों, उनको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए है। हमारा मुतालबा है कि या तो आइन के तकाजे पूरे कर लिए जाएं या तो जिस सोच ने इन कवानीन में तरमीम करके और गलत तरामीम की गई इनको एक तरफ तरजीह दे दी जाए। दूसरा हमारा मुतालबा कि ऐसा कोई भी केस जब बनाया जाए तो उसको सबसे पहले तो एक नॉन कॉग्निजेबल एक लफ्ज़ है कि कोई भी FIR जब दर्ज की जाए तो दो किस्म के ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कवानीन का इम्तियाज़ किया गया है। कुछ कवानीन कुछ जुराइम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर फ़ौरन FIR दर्ज हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप फ़ौरन जाकर FIR दर्ज नहीं करवा सकते, मैजिस्ट्रेट की अप्रूवल के बाद होता है। तो तौहीन मज़हब का भी ये इल्ज़ाम, क्योंकि इसका मिसयूज़ मेरे ख्याल में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आए दिन हम देख रहे हैं। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि झूठे पर्चे इतनी भरमार से कट रहे हैं तो इनकी जो कटने का मैकेनिज़्म है, ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज करने का मैकेनिज़्म है, इसमें रोकथाम होनी चाहिए है। इसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है कि अगर कोई जाके किसी के खिलाफ ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगाए तो पुलिस जल्दी से FIR ना दर्ज कर दे, बल्कि मैजिस्ट्रेट साहब पहले एक इंक्वायरी करें कि क्या इस बंदे ने की भी थी या ये कोई झूठा इल्ज़ाम है, ताकि वहीं रोकथाम हो जाए झूठे मुकदमे की। दूसरी चीज़ कि इस सेक्शन को बेलेबल बनाया जाए, ये ना हो कि 12 साल आसिया बीबी के जेल में ज़ाया हो जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और 12 साल बाद आप कहें कि जी ये तो बिल्कुल बेकसूर थी और इसको बरी करते हैं। तो इसको बेलेबल बनाया जाए। और सेकेंडली मेरे ख्याल में आप बेलेबल बना दें, नॉन कॉग्निजेबल बना दें। जो सबसे बड़ा मसला है कि अब तो FIR भी बाद में दर्ज होती है, पहले नज़ीर मसीह को शहीद कर दिया जाता है, और एक जो बंदा लथपथ खून की हालत के अंदर मौत के मुंह के अंदर हॉस्पिटल में पड़ा था, FIR उसके खिलाफ कटी हुई थी, वो अपने मौत के मुंह के अंदर भी जो है मुल्जिम था ब्लास्फेमी का। तो आपने प्रोटेक्शन इंश्योर करनी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। वो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम हो या किसी और का इल्ज़ाम हो, मॉब वायलेंस के खिलाफ हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपने साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर सिर्फ तमाशा नहीं देखना कि किसी को लिंच किया जा रहा हो, बल्कि जब वाटर कैनन आप बलोच यकजहती मूवमेंट पे चला देते हैं या PTM पे चला देते हैं या किसी और भी, जब आपने जो है प्रोटेस्ट को तोड़ना होता है तो सब हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर कैनन किधर जाती हैं जब जड़ावाला के अंदर जलाओ गिराओ हो रहा था और पुलिस कहती है जी हम तो मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर पाए। ज़हन तब्दील होने की ज़रूरत है पास्टर जी, और मेरा ख्याल है ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी है कि लोग सुने और आगाही जाए कि हम कैसे रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट भाई लूक ने बनाया कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और सेकंड नुक्ता क्या है हमारे पास हमारे डिमांड्स में? मैं चाहूँगी कि शीमा जी हैं साथ, तो अब उसके बारे में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उसके बारे में बताइए, और जो हमारी सेकंड डिमांड है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो if I may say so, I would like to add कि इस जो अभी जैसे लूक ने बयान किया कि अभी जो ब्लास्फेमी लॉ है, this was brought into Pakistan by a military dictator, General Zia, और उसके बाद से यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब होती गई है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जब जैसे आप लोगों ने इस गुफ्तगू में कहा कि माइंड सेट्स हैव टू चेंज, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को देखें कि किस शदीद किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है हमारे माशरे में, यू नो, और ये जो हेट स्पीच हमने क्रिएट की है, ये हमने किस
طریقے سے کیا اور کیوں کیا. آپ دیکھیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہے یہ, آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں یہ ہے. دیر از نو پریونشن آف ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ جو نان میجورٹی لوگ ہیں ان کو آپ ٹارگیٹ نہ کریں. مطلب بچے ابھی بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ اچھا پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں, اچھا پاکستان میں کرسچن بھی رہتے ہیں. مطلب ایک عجیب سا ماحول بنا دیا ہے کہ جس میں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی قسم کے لوگ ہوں, ایک ہی قسم سے کپڑے پہنے, ایک ہی قسم کی سوچ ہو اور ایک ہی قسم کی ان کی ورشپ ہو. یو نو the oneness, not diversity. So we have destroyed diversity, which خاص طور سے اگر ہم جہاں بیٹھے ہیں سندھ کی بات کریں, this was the land of diversity. And Karachi was such a, I mean in my own youth in Karachi, I have seen so much diverse communities. اب ہم کہہ دیتے ہیں یہ minority religious community, کبھی ہم نے بچپن میں یہ نہیں سنا, یہ لفظ نہیں سنا تھا. نہیں, because it was not looked at like that. مطلب there was absolutely. اور کبھی کسی سے ہم لوگ کی تو اپبرنگنگ یہ تھی کہ آپ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. It had not, you know, so things have changed, and I think our education system is very, very responsible for it. Our media is very responsible for it, and of course the state is responsible for it. 100%. Because کوئی will نہیں ہے کہ آپ equality لائیں اس سماج میں, کوئی will نہیں ہے کہ آپ justice لائیں اس سماج میں. You know, these things have to change, and so that is why we hold this 11th August march, کہ we bring these points to the people, کہ بھئی آپ لوگ سوچیں, and we push our state and our government to rethink and redefine all these things. This is ضروری ہے, because otherwise personally I feel Pakistan is not going to go anywhere. اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ we are very developed, تو یہ ایس یو وی سے ڈیولپمنٹ نہیں آ جاتا, بڑے بڑے کنسٹرکشن سے ڈیولپمنٹ نہیں آ جاتا. اور کنسٹرکشن بھی تو نہیں ہو رہی, دکھ کی تو بات یہ ہے. ایز ہیومن بینگس ٹو ایچ ادر, ٹرو ہے نا, اور وہ ہم نے بالکل ڈسٹروائے کر دیا ہے. اب دیکھیں نا, وہ اتنا سا کیس تھا کہ وہ بچہ اپنی کلاس میں پانی پینا چاہا. Remember that case? And he took a glass of water and the whole all the children, بچوں نے ہی اسے مار ڈالا. مطلب horrific ہو گیا ہے یہ کہ ہم نے ایسے سوچ بنا دی ہے اپنے ینگ لوگوں کی کہ کوئی there's no acceptance. شیما جی میرے تو بہت بڑے آگے کا, بہت ہی چھوٹا سا acceptance ہی نہیں ہے. ارے میرے پاس ایک دوست تھے, کوئی مہربان, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں بھائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج صبح جب ہمارا بیٹا اسکول سے آیا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا دوست بیٹھتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, دے آر ان کنڈر گارڈن, KG کے بچے ہیں, تو 4 سال کی عمر ہے. اس نے کہا وہ جو میرے ساتھ میرا دوست بیٹھتا ہے, اس نے مجھے کہا ہے کہ کرسچنز تو گندے ہوتے ہیں, تم کیوں یار, تم تو کرسچن لگتے بھی نہیں, تو تم ادھر کیوں نہیں آ جاتے, تمہارا رنگ تھوڑا سا, no truly this all thing is a part of us, بولے تمہارا تو رنگ بھی تھوڑا گورا سا ہے, تم تو کرسچن لگتے بھی نہیں, تو تم کیوں, یہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں. So let's think about this. Education, school is responsible, government is responsible, family is responsible. And media is responsible. Yes, true. کیونکہ میڈیا اتنا انفلوئنسر ہے, لوگوں کے مائنڈس کنٹرول کرتے ہیں. اور میڈیا پہ ہم کیا دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے کہا somebody is dark skin, تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. True. Somebody is مطلب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کچھ ہے, اس کا آپ مذاق اڑا. I mean these are their target. Inhuman ہے, انسانی عقل اس کو قبول نہیں کرتی. And I refuse to accept this kind of جو hate speech ہم نے کریٹ کی ہے اور اس کو نارملائز کر دیا. مطلب یہ ساری باتیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا, ان کو نارملائز کر دیا. It's become part of society. I mean these things اگر ایسے کوئی لاکھوں میں ایک آدمی ایسا سوچے تو چلو مان لیا, بٹ یہ نارم بن گیا ہے. ارے بھائی یہ بالکل ایسا ہی ہے شیما جی, جیسے کوئی باہر ملک سے پاکستان آتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ ٹریفک کی سچویشن کیا ہے, تو اس کا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے, ارے مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے. So it has become a normal thing now. نفرت کرنا became a normal thing. ایک دوسرے کو مارنا became a
قتل و غارت جو آج دنیا میں، میں ایک جگہ میں جس اس کو آگے بڑھاؤں گا، ایک جس میں مذاق کر رہا تھا کسی دن، میں نے کہا جب دنیا میں پتہ چلتا ہے نا ہمارے شہر میں، ملک میں سیلاب آنے والا ہے، تو لوگ شہر سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وی لیو ان اے کنٹری، جب یہاں پر کچھ سال پہلے اناؤنس ہوا نیوز پر کہ کراچی کا جو سی شور ہے یہاں پر سونامی ہٹ کرنے والا ہے، تو آدھے سے زیادہ کراچی سی ویو چلا گیا تھا سونامی دیکھنے کے لیے. مطلب آپ ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں کیسا بنا ہوا ہے کہ ہم سونامی دیکھنے چلے گئے ہیں وہاں پر. And just the last thing that I'd like to say کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو اتنا brutalize جی 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 we have really, I mean, people enjoy seeing Suffering. violence, Yes. Violence on women, you know. They enjoy it. They enjoy it. I My mean, it's goodness. become horrific. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور اور یہی اسی لیے میں جو کام کرتی ہوں, because I think you wanted me to talk a little bit about that, کہ it is it's a cultural change that has to be brought, because these are cultural things. کہ آپ کیسے ایک دوسرے کیا کسی کے ساتھ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی اور مذہب کا ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں کھانا کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ایموشنل چینج کی ضرورت ہے, اینڈ ایموشنل چینج کلچر سے آتا ہے. اینڈ آئی تھنک it is ہم تو کر رہے ہیں, but I think all this is the responsibility of the state, and this state must recognize. اور وہ مسئلہ یہ کہ وہ کبھی کسی کو پنش نہیں کرتے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو جراوالا میں ہوا تھا, مطلب people need to set examples. Exactly, you have to set examples of punishing people who are doing this kind of wrong to society, to other human beings. اور آپ کسی کو ڈیمین کر رہے ہیں, کسی کو آپ کتنی باتیں ہو رہی ہیں ابھی. there are very few people who do this, talk about the situation of the sanitary workers and the attitude that the state has towards them. یہ ساری چیزیں. So there is a lot, and I just end on saying that I think we must invite people to come and join on 11th March. مطلب نکلیں, Yes, come on. 11th August minority rights march کے لیے نکلیں, آئیں, شیئر کریں اور بات کریں. I mean, this is, I think, what the great thing that it has done جو پچھلے سال سے, it has created a dialogue about all these issues, and I think this was very important. Thank you. جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس نے ہمارے لیے ایک اسپیس کریٹ کی ہے. اور میں ساتھ ساتھ پاسٹر جی آپ کو اچیومنٹ بھی بتاتی چلی جاؤں, کیونکہ لوگ ضرور سوال پوچھیں گے اپنے آپ سے بھی, ہم کیوں جائیں. ٹھیک ہے, جیسے شیما جی نے کہا کہ ہمیں اسپیس کریٹ کرنی ہے, ہمیں ڈائلاگ شروع کرنا ہے. تو جب ہم نے, کیونکہ اس سے پہلے 2009 سے یہ دن جو ہے ڈکلیئر ہے مائنورٹیز ڈے, لیکن ہمیشہ کیا ہوتا تھا, منسٹرز اور بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے کیک کاٹ کے اور سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے تھے. پچھلے سال پہلی بار ہم نے نکل کر جو پرابلمز تھے روڈ پر اس کے بارے میں بات کی کہ سب اچھا نہیں ہے. تو 2 اچیومنٹس بھی ہمیں حاصل ہوئی ہیں, میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ہم بولتے ہیں تو اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. اس کا فروٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, فروٹ کیا ہوتا ہے. ایک تو یہاں پاکستان میں جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پر جو مسلم بچہ ہے اگر وہ حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ لے آتا ہے تو اس کو 20 مارکس ایکسٹرا ملتے ہیں. مثلاً میں اس کو اگزامپل سے بتاؤں گی کہ بھی ہمارا کرسٹوفر بچہ ہے, اس کے 800 نمبر ہیں, اور ایک محمد قاسم ہے اس کے بھی 800 نمبر ہیں. لیکن محمد قاسم جا کر لے آئے گا مدرسے کا سرٹیفکیٹ کی حافظ قرآن ہے تو اس کو 20 نمبر ایکسٹرا دے دیے جاتے تھے. اب اس کا نمبر کیا ہو گیا 820, اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اور ہمارا بچہ چاہے وہ میرٹ پہ بھی پورا آ رہا ہے تو ایڈمیشن نہیں ملتا. تو جب ہم نے اس پر آواز اٹھائی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے کر اس کو ختم کیا گیا. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہمارے مارچ کی نکلی. اور اس کے علاوہ جو شیما جی نے بھی بات کرتے ہوئے کہا, جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے, بلکہ یہ کل ہی کی بات ہے کہ سکھر کے علاقے میں 4 بھائی اکٹھے سینیٹری ورکر نیچے گئے, ان کو مجبور کیا گیا, 4 سگے کل کی بات ہے. ہاں جی, اور وہاں ان 4 کی وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں ہم نے ایک چیز یہ اٹھائی تھی کہ بھی گند سب کریں اور کچرا صرف ہم اٹھائیں, یہ ہمارا ایک سلوگن تھا.
تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جابز اناؤنس ہوتی تھی نیوز پیپرز کے اندر تو یہ لکھ دیا جاتا تھا مینیل جابز یا سینیٹری ورکرز کی جابز یہ صرف نان مسلمس کے لیے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا پچھلی دفعہ کہ گن سب کریں صاف. ابھی میں آپ کو ایک اور موٹو دیتا ہوں. اچھا پہلے ضرور آپ بتائیے گا. تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کہ اب آئندہ جب یہ جابز ایڈورٹائز کی جائے گی تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ صرف غیر مسلمس کے لیے. یہ ایک بولے ہم تو آگاہی اور شور جب مچتا ہے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ 11 اگست کو باہر نکلیں, اپنی آواز اٹھائیں تاکہ گورنمنٹ تک ہمارا دکھ پہنچے. اور آپ اپنی بات کر کے ضرور جو ہماری اور 2-3 امپورٹنٹ, ویسے تو 11 ڈیمانڈس ہیں اور ساری ہی امپورٹنٹ ہیں, لیکن جو ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس مانگ رہے ہیں اس پہ بھی میں چاہوں گی لوگ ضرور بات کریں, لیکن پہلے آپ اپنی بات. نہیں صرف موٹو جب آپ کہہ رہی تھی تو میرے ذہن میں جو آ رہی تھی بات, مجھے چھوٹا سا تجربہ ملا ہے کہیں ملک سے باہر جانے کا, تو جو میری آبزرویشن میں بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ گند تم کرو کچرا ہم اٹھائیں کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نہ ہم گند کریں اور نہ تم گند کرو, نہ ہم کرتے ہیں بھائی اور نہ تم کرو. اس کی وجہ یہ کہ وہ پھر شیما جی کی بات کے اوپر بات آ جاتی ہے that this all is the responsibility of the government of the state, کہ وہ ایسے کام کریں جہاں پر لوگ, میں جب آپ دنیا میں جاتے ہیں نا تو جہاں پر ایک مڈل کلاس بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہیں پر ہی ایک ملینئر بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے, and there is no ڈسکریمنیشن, اور اس کو ڈفریشیٹ نہیں کیا جاتا نہ اس کی رنگ ذات پات کی بنیاد پر اور نہ اس کے اکنامک سٹیٹس کے اوپر. ہی از جسٹ اے ہیومن. انفارچونیٹ پاکستان میں یہ نفرت, فرقے بازی, تشدد اور ریلیجیس ڈسکریمنیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم مارچ کرنے پر مجبور ہیں. یس ڈیفینیٹلی. جو ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مانگ رہے ہیں, کیونکہ کہاں سے جو ایک چیز اور جب بیفور یو گو اہیڈ, میں جو بلاسفیمی لا کے میں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی یوزڈ اگینسٹ نان مسلم کمیونٹیز. اب آپ دیکھیے دیر سو مینی مسلمز ارے سوات کا بھی خان کو مار ڈالا, جنید حفیظ ابھی تک 10 سال سے جیل میں ہے. اچھا, اور لوگوں کو پتہ ہے یہ دشمنیاں نکالی ہوئی ہیں, ساری دشمنیوں کا ہے. وہ سبجیکٹیوٹی اتنی زیادہ جو بات لوگ نے کہی, دیٹ از سو امپورٹنٹ اینڈ دی اسٹیٹ مسٹ ٹیک نوٹس آف دیٹ. مطلب یہ, اینڈ دیٹ از وائی وی ٹاک اباؤٹ دیس تھنگ ٹو پش دیم کہ بھئی آپ لوگ نوٹس لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سوری اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں جب اچھا یہ بات میں کچھ اس کے بعد پھر میں آتی ہوں نوٹ کی طرف ہی. یہ جب کہہ کے ہم اس کے نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ جو مشال کو بھی مارا گیا اور جو سوات کا واقعہ ہوا, اسماعیل تھا نام اس بندے کا شاید, اس کو بھی مارا گیا, لیکن ہمیں جو اس کی نوعیت ہے اور اس کی شدت ہے وہ مائنورٹیز کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. مسلم کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ شیعہ ہے یا کسی بھی کمیونٹی سے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جب کوئی مسلم ٹارگیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک اکیلا فرد ٹارگیٹ ہوتا ہے نا, اس کی فیملی کو کوئی جا کے ٹارگیٹ نہیں کرتا, اس کی کمیونٹی کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کرتا. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جب یہ مائنورٹی کے کسی ایک بچے پہ بھی لگ جائے تو 500 تباہ کر دیا جاتا ہے, چرچز جلا دیے جاتے ہیں, مندر جلا دیے جاتے ہیں, اسکول تباہ کر دیے جاتے ہیں. تو وہ جو شدت آتی ہے نا وہ بہت فرق ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 40 مسلمانوں کے خلاف کٹا ہے نا پرچہ, عام طور پہ منسٹرز بیٹھ کے اس طرح نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 40 مسلمانوں کے خلاف بھی کٹا ہے تو وہاں پر 40 انڈیویجول مسلمان متاثر ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک کرسچن کے خلاف کٹا ہے تو 40 خاندان متاثر ہوں گے, پوری کمیونٹی, پورا علاقہ, اور وہ واپس وہاں بسنے کے لائق نہیں رہ جاتے. تو یہ جو شدت اور نفرت مائنورٹیز کے لیے نا یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو قائد اعظم کا خواب تھا, جو ان کی تقریر تھی, اس کو بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور صرف مسلمانوں کا یہ ملک رہ جائے اور کوئی ترقی یہاں پر نہ ہو, ایک قسم کے مسلمان. تو میں ضرور وہ جو کہاں سے یہ سٹیم کہاں سے ہوتی ہے نفرت,
कहाँ से इसका आगाज कहाँ से होता है, इसके बारे में आप बताएं, फिर हम दूसरे लोगों की तरफ भी जाएंगे। देखिए, नफ़रत तो बिल्कुल, और जो अभी आप बात कर रही थी दुरुस्त है कि यकीनी तौर पे जहाँ पे जुनैद हफीज़, मशाल खान और ऐसे सैकड़ों के ब्लास्फेमी लॉज के विक्टिमाइज ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ, बल्कि हर बंदा ही इस चीज़ का शिकार है कि हम कंडेम करते हैं एक असूली तौर के ऊपर भी कि जी ये गलत चीज़ की जा रही है, इस तरीके से किसी के जज्बात मजरूह नहीं करने चाहिए। लेकिन एक खौफ की भी बात होती है कि हम मजबूर होते हैं कि लाजमी करना ही है, हम चर्चेस के बाद बैनर भी लगाना है कि कल को आके कोई हमें ना कहे कि जी तुम्हारा भी फ्रांस से ताल्लुक़ है। आज जो है, जो अगर ओलंपिक्स के अंदर हमारी मसीही अकीदत की किसी चीज़ की अगर बेहरमती कर दी गई, तो मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि जी ये क्या दबाव हम मेरे मुसलमान दोस्तों पर भी है कि वो भी जो है अब अपने मसाजिद के बाहर कंडेमनेशन का लगाएंगे या नहीं है। वो दबाव उन पे नहीं है क्योंकि वो अक्सरियत में है, हम अकलियत हैं। ये जो नफ़रत की और ये जो एक मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी कौन, और जहाँ आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट ले आते हैं, वहाँ बड़ा कौन छोटा कौन जी, ये वाला एग्जैक्टली पावर किसके पास कौन है, ज़्यादा बेहतर कौन है, कमतर कौन है, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क का जो फाउंडेशनल पिलर होता है, जो सतून होता है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका आइन होता है। जी, आइन अगर बराबरी बताएगा तो नेचुरली जितने कवानीन मजीद उस आइन के बाद बनेंगे वो भी बराबरी की लेंस से ही बनेंगे, और उन कवानीन की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी हर जगह, जहाँ भी वो स्टेट डिपार्टमेंट में हो या किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो, वो माशरे की एक जो सोच की शेप है वो ही बराबरी की सतह पे होगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 1973 का आइन है, ये आर्टिकल 25 में तो कहता है कि सब शहरी बराबर है, जिन्स मज़हब ये सारी चीज़ों का जो है ना एक तरफ करके हर बंदा बराबर है। लेकिन उसी के थोड़े आप दूर चले जाएं और 3-4 पेज पलटें तो आर्टिकल 41 के अंदर मेरा मसीही बच्चा जितना मर्जी पढ़ लिख जाए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। थोड़ा आगे जाएं, वो आर्टिकल 91 के तहत वो मसीही बच्चा, हिंदू बच्चा, जो भी अक़लियत के ब्रैकेट में आता है, सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो जितना मर्जी काबिल हो, बाकियों से ज़्यादा काबिल हो, वो ना प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक बड़ी मज़ाहिया बात है कि इस मुल्क का काजी, चीफ जस्टिस तो कोई नॉन मुस्लिम बन सकता है, लेकिन पता नहीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टरशिप हमें क्यों नहीं देंगे। ये हमें आइन तफरीक करता है। इसके बाद आप आइन में मज़ीद, आप आज ही मैं सोच रहा था कि ये जो हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, हमने देखा डिप्टी स्पीकर हमारे एक मसीही को इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, और उनसे भी जब मेरी कभी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी ये इजहार किया कि मेरे लिए बड़ा अजीब था, और मैंने फिर वहाँ पर जो है टोका भी कि मैं ये ओथ नहीं लूँगा, कि ओथ ही आपने जो है जितने पब्लिक ऑफिस का बनाया है वो इस्लामी ओथ बनाया है। मैं मसीही कल को किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर जाता हूँ, मेरिट के ऊपर मैं सिलेक्ट होता हूँ, मैं ओथ भी अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं ले सकता। तो यू सी के आइन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसमें इतनी तफरीक कर दी गई है, और अल्टीमेटली जहाँ हम आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, ये 1956 में जब पाकिस्तान बना, ये सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। जब 11 अगस्त कौन से साल में? 1956 में इट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और ये जो है जी जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इट वाज ओनली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट वाज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मजहब का जो इंदराज था ना, और मेरे ख्याल में 1956 तक और जो वो आइन भी फ्रेम हुआ था वो वही सोच लेकर चल रहा था जो 11 अगस्त 1947 को तकरीर की थी कायदे आज़म साहब ने। और उस तकरीर के अंदर जो एक बहुत अहम पहलू है, उन्होंने कहा कि ये वो मुल्क है कि जहाँ पर आज नहीं तो कल हिंदू हिंदू होना ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमान मुसलमान होना ख़त्म हो जाएंगे, अपनी इनफरादी हैसियत में नहीं, लेकिन एक नेशनल जब आप सतह में बात करते हैं सब पाकिस्तानी हैं। विजन था, ड्रीम था उनका। एग्जैक्टली, और वो ड्रीम कुछ अरसा तक तो फॉलो हुआ, लेकिन 73 के हम आइन में देखते हैं कि फिर जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, और वहाँ पर एक जो ये सोच बर्पा हो चुकी है अवाम के अंदर कि खुदा ना खास्ता हम कोई एलियंस हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख्स, पारसी। सोशल मीडिया के ऊपर आपको हजारों और सौों की, सैकड़ों की तादाद से वीडियोस मिलेंगी जहां पर आई डोंट नो कि वो कॉमन लोग हैं, आम शहरी हैं या नहीं हैं, दिखते आम शहरी हैं। उन्होंने कहा चले जाओ इस मुल्क से, ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, इस मुल्क से चले जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है। ओह माय गुडनेस। तो हम रियासत से ये मुतालबा भी कर रहे हैं, क्योंकि रियासत हमारी माँ है और माँ से ही मांगना होता है
कि प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो ऐसे सौतेला वाला सलूक बंद कर दें। हाँ जी वहाँ से हम ये कह रहे हैं सौतेला वाला सलूक बंद कर दें, हम भी आपके बच्चे। वो एक हमारा मुतालबा ये भी है। इसके साथ मैं जरूर अब सिजल से भी चाहूँगी कि एक तीसरा मुतालबा जो फोर्स कन्वर्शन से मुतालिक है, क्योंकि आप उन बच्चियों का शेल्टर भी देखती हैं, उन बच्चियों को लुक आफ्टर करती हैं, इस मुतालबे के बारे में बताइए और उन बच्चियों के क्या मसाइल होते हैं, क्या माशरा कैसे उन्हें डील करता है, क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं, उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए, दुनिया को बताइए। जी, ब्लास्फेमी लॉ के साथ साथ जो हमारा दूसरा मुतालबा है वो ये है कि जबरी मजहब तब्दीली जो है वो बंद की जाए, टू पुट एन एंड टू फोर्स कन्वर्शंस। और ये जो हमारी हिंदू बच्चियाँ और क्रिश्चियन बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और सिंध में अगर आप चले जाएं तो आप डेली बेसिस पे आई थिंक हमारी हिंदू बच्चियाँ उठाई जाती हैं, पंजाब में हमारी क्रिश्चियन बच्चियाँ उठाई जाती है, मतलब किडनैप की जाती हैं, किडनैप की जाती हैं, बहला फसला के लिए जाई जाती हैं और उनका मजहब चेंज कराया जाता है उनसे। किडनैप, अबडक्ट, ग्रूमिंग, देयर आर वेरी डिफरेंट मैकेनिज्म। जिन्होंने करना होता है काम वो बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं वो काम करने के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हो यही रहा होता है कि उनका मजहब तब्दील कराया जा रहा होता है, उनसे अंडर एज मैरिज की जा रही होती है और मजहब तब्दील हो रहा होता है। तो ये हमारी रियासत से डिमांड है कि ये, और आप अगर आई डोंट रिमेंबर व्हाट ईयर वाज इट, लूक को पता होगा कि हमारे ये नेशनल लेवल पे ये डिक्लेयर किया था, कोई इंक्वायरी हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि फोर्स कन्वर्शन तो होती ही नहीं है पाकिस्तान में 2022 में, या फोर्स कन्वर्शन तो है ही नहीं पाकिस्तान में। जितनी भी लड़कियां जाती हैं ये पसंद की शादी है, वो खुद अपना मजहब छोड़ रही हैं। फोर्स कन्वर्शन तो है ही नहीं पाकिस्तान में। ये नेशनल लेवल पे ये हमारी गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट है, उनका ये नैरेटिव है कि देयर इज नो सच थिंग एज फोर्स कन्वर्शन, तो मजहब नहीं तब्दील होता। तो हम सब या तो हम सब बेवकूफ़ हैं या तो हम सब पागल हैं कि हमारी बच्चियां ली जा रही हैं हमारे सामने, और हम तो जो काम कर रहे हैं हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं कैसा हो रहा है, लेकिन स्टेट सुनने को तैयार नहीं है, मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि उनका फेलियर है, उन्होंने मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा। तो ये हमारी डिमांड है। हमारे शुक्र है कि हमारी जो टीम है उनकी मेहनतों की वजह से कराची में, सिंध में काफ़ी ऐसी बच्चियां हैं जिनको हमने रिकवर किया है। लूक जो है वो हमारी लीगल टीम का हिस्सा है हमारे साथ, और काफ़ी मुसलमान वकील भी हैं जो हमारी अच्छी सोच रखते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, इंसानी सोच रखते हैं, इंसानी सोच रखते हैं। तो शुक्र है फाइनली अभी पिछले कुछ सालों में बच्चियां जो है वो रिकवर होना शुरू हुई हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमारी बच्ची जो चली जाती थी उसका कुछ पता नहीं चलता था, कभी रिकवर होने का तो सोचा भी नहीं था, माँ बाप भी नहीं सोचते थे कि कभी वापस मिलेगी। पर अब जो है इनकी मेहनत से जो है हमारी बच्चियाँ वापस आना शुरू हुई हैं, और जितनी भी बच्चियाँ वापस आई हैं जिनको रिकवर किया है वो आके यही बताती हैं, कुछ तो ये बोलती हैं हमें तो पता ही नहीं कि हमारा मज़हब कब चेंज हुआ, हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी कलमा भी नहीं पढ़ा, हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि हमारा मज़हब चेंज हुआ है, पर कोर्ट में तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इनका मज़हब चेंज हो गया है। तो उन बच्चियों को तो कलमा तक नहीं पता चलता। आपको याद होगा कि आरजू राजा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रही थी कि मैंने खुद इस्लाम कबूल किया है, मैं खुद कन्वर्ट हुई हूँ, मैं खुद आई हूँ, जो उसको पढ़ाया गया, जो उसको फोर्सफुली। लेकिन अगर आप अभी भी उसको बिठा के पूछे तो उसको आपको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। उसको ही वॉज नेवर गिवन एनी स्टडी, ही नेवर हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, ही वॉज ऑलवेज क्रिश्चियन। और बहुत सारी केसेस में जो बच्चियाँ जो वापस आती हैं वो यही बताती हैं, कोई कहते हैं कि मुझे तो ये कह के लेके जाया गया था कि आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ, या कोई कहते हैं मुझे तो ये कह के लेके गया था कि मैं शवारमा खिलाने लेके जा रहा हूँ। ये उनको ये नहीं बताया गया था कि हम आपके साथ शादी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस टू यू एंड वी आर गोइंग टू चेंज योर रिलीजन। हमारी एक तो अंडर एज होता है जी, ये वो उम्र होती है जहाँ पर बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो बच्चा या जवान है, एग्जैक्टली, और वो ये फैसला कर लेता है कि मैं फलां खुदा को मानूंगा। एग्जैक्टली। तो हमारी बच्चियाँ, उसका कोई अडल्टहुड का वो नहीं है, यू डोंट एक्सेप्ट हर दैट चाइल्ड एज अ अडल्ट, मगर इस सिलसिले में वो उसको मान लेते हैं। भाई लोग, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन मिस ना हो जाए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान द एक्चुअल एज ऑफ एनी गर्ल टू गेट मैरिड इज व्हाट? देखिए, इसमें एक जो जनरल कानून बना हुआ 1875 का मेजॉरिटी एक्ट, उसमें ये है जो बताता है कि मैं बतौर पाकिस्तानी का NIC का हकदार होऊंगा, वो 18 साल उम्र है। लेकिन उस टाइम के कानून के अंदर एक एक्सेप्शन दिया हुआ था कि जी ये शादी के राइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, शादी अगर इससे पहले कोई करना चाहे तो कर ले।
बट विद द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ लॉज, फिर 1929 का सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, 18 की हद तय की गई, पहले कम हद तय की गई थी बट इवेंचुअली आज के मौजूदा दौर के अंदर 18 की हद तय की गई है। और उसके अंदर भी जिया साहब के दौर के अंदर रेप की जो डेफिनेशन थी उसमें एक एक्सेप्शन बना दिया गया कि जो शादी की एम्बेट के अंदर 13 साल से ऊपर की लड़की के साथ अगर कोई इंटरकोर्स होता है निकाह नामे की आड़ के अंदर, वो रेप नहीं होगा। मतलब निकाह नामे की आड़ के बगैर अगर आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की किसी बच्ची के साथ अगर आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो वो रेप है। लेकिन अगर आपने उस कानून के उससे एवेड करना है ना तो आप एक निकाह नामा बना के ले आइएगा। अच्छा, अब ये बट 2006 के अंदर एक तारीखी अमेंडमेंट आई, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉज एक्ट 2006, जिसके अंदर रेप की डेफिनेशन अमेंड करके ये कर दी गई कि विद और विदाउट कंसेंट विद अ 16 ईयर ओल्ड, मतलब 16 की ईयर ओल्ड लड़की के साथ अगर उसकी कंसेंट भी शामिल हो तो उसकी कंसेंट इज नो कंसेंट, वो स्टैट्यूटरी। माय गुडनेस। और अब मजीद तरमीम के बाद एक ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक न्यू सेक्शन इन्वोक कर दिया गया है 377A, जो ये कहता है कि 18 साल से कम किसी भी बच्चे के साथ, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने सेक्सुअली एक्सप्लिसिट किसी भी किस्म का कंडक्ट किया, उसको किस भी किया, तो वो उस पर कम से कम 10 साल सजा है। कम से कम 10 साल सजा है। तो इट इज अ नॉन बेलेबल एंड वेरी हेनस ऑफेंस। तो ये जो एक सोच माशरे की, और ये मैं समझता हूँ कि चले पुराना ज़माना तो एक वो ज़्यादा जो इसको बर्पा किया गया ये जिया साहब के दौर में अल्टीमेटली इलीगल मार्शल लॉ एरा के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन दी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, जहाँ हम फोर्स कन्वर्जन की भी बात करें, ऑल्दो फोर्स कन्वर्जन के ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई भी, बट देन इट बेग्स द क्वेश्चन कि जहाँ कानून ये रिकग्नाइज कर रहा है कि 18 साल से कम बच्चा ना तो कंसेंट दे सकता है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स की, या इवन यहाँ तक कि वो किस करने की भी जो बात आ गई ना उसकी आप पढ़ें तो इवन टच भी आप किसी को फॉन्डलिंग भी कर दें, कुछ कर दें, तो वो एक 10 साल की सजा है उसके ऊपर। और इसी के साथ साथ जहाँ हम अबडक्शन की बात करते हैं ना, एक बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि इवन हमारी कम्युनिटी में से, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है, तो आरजू राजा का जब केस हुआ और आरजू राजा की वीडियो आई कि जी मैं मर्जी से गई हूँ, ये किया है, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बच्ची को हमने लान तान करना शुरू कर दिया कि जी ये तो ऐसी है, और उसकी हमने कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी, नॉट अंडरस्टैंडिंग के कानून भी ये कहता है, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 361 PPC ये कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, 16 साल से कम बच्ची को अगर उसकी पेरेंट्स की इजाजत के बगैर कहीं भी लेकर जाया गया, कोई भी अगर उसका चचा मामा ताया भी लेकर जा रहा है, उसके वालिदैन की कंसेंट के बगैर वो उसको अगवा कर रहा है। वाओ। तो अच्छा, अभी आप ये सिंध का जो लॉ है, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और दिस प्रोविंस ऑफ सिंध, वो है कि 18 साल की कम उम्र की शादी कुछ भी नहीं हो सकता, लड़की हो या लड़का, इट इज इलीगल। भाई लोग आपके साथ तो मुझे एक सेपरेट सेशन करना पड़ेगा सारे लॉ के ऊपर। लोग बहुत यंग है, अभी छोटी एज है, लेकिन ये जितनी बच्चियां हमने रिकवर की हैं इसमें लोग की अनथक मेहनत है, और ये हम एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए क्योंकि इन बच्चियों को हमने प्रोटेक्शन भी देना शुरू की, लीगली हमने इनको वापस लेना शुरू किया, और अब ये एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि इन बच्चियों के फोर्सफुली रिलीजन चेंज किए जाते हैं। और रिसेंट ही इन्हीं की मेहनतों का अजर है जबरान नासर और इनकी जो सारी लीगल टीम है लोग विक्टर की, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये प्रपोजल कोर्ट में दाखिल किया है कि अब प्रपोजल हमने दिया था, प्रपोजल उस इन्होंने पे उनका दिया, नो ऑब्जेक्शन आया है। हाँ जी, नो ऑब्जेक्शन। प्रपोजल इनका था कि ये जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, तो इनके साथ एक तो रेप होता है, लेकिन सबसे पहले कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अब इन्होंने कोर्ट ने प्रपोजल्स मांगे थे, इन्होंने प्रपोजल दिए और सिंध गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इन सारे केसेस में, आपके इतला के लिए, कि अब इन केसेस में जो छोटी बच्चियों को ले जाया जाता है, शादी का ड्रामा किया जाता है, वो जो कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट होगा अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, उसको कबूल नहीं किया जाएगा एज अ चेंज ऑफ रिलीजन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी सारी जिद्दोजहद की, लोग की अनथक मेहनत की। और दूसरी चीज़ एक जो अब हमेशा से शीमा जी आपको याद होगा और इसी से
اس کا بہت کلوز تعلق ہے. جو بچیاں ریکور ہوتی ہیں جو سجل کے پاس ہوتی ہیں تو وہ ساری بچیاں آ کے بتاتی ہیں, کیونکہ ان کو گورنمنٹ لیتی ہے جب تو وہ پیرنٹس کو نہیں دیتی, وہ انہیں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے شیلٹرز ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں. تو وہاں پر, اور وہ بچیوں کے بھی شیلٹرز نہیں ہیں, وہ ایڈلٹس کے شیلٹرز ہیں. اور وہاں پر یہ جب ہماری بچیاں جاتی ہیں وہاں سب, کیونکہ مسلم خواتین ہوتی ہیں, سٹاف بھی مسلم ہوتا ہے, تو ان بچیوں کو وہاں پر پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹس ہاں بدلیں. جی آپ اور سیکھیں, ان کو مضبوط مسلمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کیونکہ وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, وہ خوف زدہ ہوتی ہیں, اور بڑی عورتیں وہاں ہوتی ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ جو مائنورٹیز کی بچیاں ہیں ان کے لیے الگ شیلٹر بنائے جائیں. اور میں آپ اداروں سے بھی کہوں گی, کرسچن بڑے بڑے انسٹیٹیوشن آپ کے گریس ٹی وی نیٹ ورک کے حوالے سے کے پلیٹ فارم سے, کہ مائنورٹیز کے شیلٹر ہوں. جب ہماری بچیاں جو وکٹم بنتی, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے سکھ ہیں, چاہے کرسچن ہیں, وہ مائنورٹیز کے شیلٹرز میں بھیجی جائیں جہاں سٹاف بھی مائنورٹیز سے ہو, تاکہ وہ ان کو ان کے ریلیجن کے مطابق آگے بڑھنے میں, سمجھانے میں یا زندگی گزارنے میں مدد دے سکے. تو یہ بھی ایک ہماری ڈیمانڈ ہے ان ڈیمانڈز میں سے. ضرور ہم, میں سجل کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. obviously آپ ٹیکل کرتی ہیں ایسی لڑکیوں کو, بہنوں کو جو وکٹمائزڈ ہوتی ہیں, اور بہت کلوزلی obviously you stay with them, live with them, آپ ان کے آنسو, خوشی, سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں. کتنا مطلب آپ کی جو ضمیر ہے, آپ کا جو انر بینگ ہے, اس کے اوپر اس کا کتنا بڑا داغ ہوتا ہے, کتنی بڑی چوٹ ہوتی ہے, کب تک وہ رہتی ہے. ایک لڑکی جب اس ٹراما میں سے آتی ہے تو وہ ٹراما کتنی دیر تک نارملی رہتا ہے اس کے ساتھ, یہ کیسا زخم ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی سنیں نا, کہ کئی دفعہ آسان لگتا ہے, لیگل لگتا ہے, خالی کورٹ اور جسٹس اور یہ اور وہ اور سوشل ہیومن رائٹس. نہیں, ایک پرسنل لیول پر بھی ایک لڑکی ہے جس کو جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا نا, تو جب تک حوا نہیں تھی, شیما جی بائبل, قرآن, ہر کتاب اس کی تصدیق دے گی کہ جب تک حوا کو آدم کے ساتھ نہیں ملایا تب تک خدا کی زبان کریمہ سے یہ بھی نہیں نکلا کہ اچھا ہے. لیکن جب اس نے ان دونوں کو دیکھا, حوا کو دیکھا آدم کے ساتھ, تو پھر کہا اب یہ اچھا ہے. So there is a beauty in the women. لیکن ان کے اس ٹراما کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. کیونکہ کافی ساری لڑکیاں ہیں اور ہر کسی کا سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر کسی کے کوپنگ میکینزم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جو میجورٹی جو ہماری بچیاں تھیں ان میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شروع کے جو ایون 2-3 سال جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. سم آف دا گرلز وہ مردوں کی پریزنس میں بات نہیں کر پاتی تھی, وہ بات نہیں کر پاتی تھی, سہم جاتی تھی, بول نہیں پاتی تھی فار اے ریئلی لانگ ٹائم. اور جو کچھ ایسی بچیاں ہیں جو شروع کے پہلے سال, پہلے کچھ مہینے پوری رات کے 3-4 بجے چیخیں مار مار کے اٹھتی تھی. دے ور ری لیونگ دا ٹراما. اور وہ نہیں وہ ایون اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ بھی سیف نہیں فیل کرتی تھی, وہ اتنی ٹراماٹائز تھی جس اس سے گزری تھی. اور کافی ٹائم لگتا ہے, لیکن شکر ہے کہ جو بچیاں ہمارے سرکل میں ہیں, کیونکہ وہ ہم انہیں لے کے جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ دوسروں کے رائٹس کے لیے بولتی ہیں, تو وہ اب وہ سب اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں کہ اب وہ دوسروں کے لیے نعرے لگاتی ہیں, وکٹم سے واریر بھی بن چکی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم وکٹم ہیں, ہم سروائیورز ہیں, اور ہم دوسروں کے لیے ایڈوکیٹ کریں گے. میری ساری جو ہماری بچیاں ہیں نا, کوئی بولتی ہے میں لائر بنوں گی تاکہ میں دوسروں کو جسٹس دلا سکوں, تو they all want to police officer, آرزو پولیس آفیسر بننا چاہتی ہے, they want to fight for others. اور وہ سب اتنی اسٹرانگ اب ہو چکی ہیں, خدا کا شکر ہے کہ وہ اب چپ نہیں رہتی, وہ آواز اٹھاتی ہیں, وہ نعرے لگاتی ہیں, وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم انصاف دلائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ. میں بڑا ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ بچیاں اسکولنگ بھی ان کی شروع کروا دی ہوئی ہے نا, تو جب پہلی بار ان کو یونیفارم لے کر دیا تھا تو میرے لیے وہ ایک نارمل چیز تھی کہ یونیفارم ہے اور انہوں نے پہن کے جانا ہے. اس دن ان کی خوشی اور ان کا جملے یہ تھے کہ ہمیں یونیفارم پہن کے لگا کہ ہم بھی نارمل بچیوں کی طرح ہیں.
उनसे उनके ख्वाब छिन जाते हैं, उनकी दोस्तें छिन जाती हैं, उनका सारा जो फ्रेंड सर्कल है, उनके इन्वायरमेंट है, वो सब कुछ छिन जाता है। और बहुत सौ के वालिदैन उनको अबैंडन कर देते हैं। वजह ये कि वो दूसरों से डर रहे होते हैं और वो अपनी ही बेटी को अबैंडन कर देते हैं। तो बहुत तकलीफ से ये बच्चियां गुजरती हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे मेरे साथ सारी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग भी, शीमा जी हमारी औरत मार्च के लोग, ये सारे लोग हैं जो मिल के हम इन बच्चियों को हम म्यूज़िक भी सिखाते हैं, हम इनको परफॉर्मिंग आर्ट बिल्कुल, उनका बड़ी ख्वाहिश कि भाई हम ये भी सीखें। फिर मोटर बाइक राइड हम सिखाते हैं, वो स्कूल में जाना। तो लाइक हम कोशिश यही होती है कि बिल्कुल इनको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए। इट्स अ डिफिकल्ट एक टास्क। चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो ये देखते हैं आपका प्रोग्राम। तो एक हमारी बच्ची ऐसी है जो वापस जब भी अपने पेरेंट्स से अगर मिलने जाती है तो वो कहती है मेरा चर्च जाने का, वापस अपने चर्च जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं हमेशा गई हूँ, जाने का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी हुई है, लव दिया हुआ है। वी हैव टोल्ड हर, मेड हर फील लाइक कि यू वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। पर वो कहती है जब मैं अपने चर्च जाती हूँ ना तो मुझे हर कोई जजमेंटल तरह से देखता है, जिस चर्च में मैं बड़ी हुई हूँ। तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल गोइंग बैक देयर। वो कहती है वहाँ पे सब मुझे सवाल करते हैं, सब मुझे कहते हैं कि तू भागी थी, तू गई थी, यू नो। तो मुझे ये चर्च वालों से या पास्टर्स से, उन चर्चेस की फैमिलीज से ये रिक्वेस्ट है कि यू नो दोज गर्ल्स वर नॉट एट फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं थी, दे वर द विक्टिम्स। फॉल्ट पे वो था जो उन्हें भिला पसला के लेके गया या जो उन्हें किडनैप करके लेके गया, अबडक्ट करके लेके गया। तो उन बच्चियों को यू नो ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं, दे नीड लव एंड एक्सेप्टेंस, दे वर रॉन्ग्ड। जी, मैं साथ साथ ये भी कहूँगी प्लीज़ चर्च से भी और कम्युनिटीज से भी कि जो बच्चियां इसका विक्टिम बन जाती हैं, वालिदैन प्लीज़ घबरा के बैठ ना जाया करें। हमने 100% कामयाबी, कोई केस ऐसा नहीं लूप जो हमने लूज किया हो। वालिदैन पीछा करें अपनी बच्चियों का। वालिदैन क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपकी औलाद है, आपसे ज़्यादा उसका कोई हमदर्द नहीं हो सकता। इसलिए आप मगरमच्छ को देख के खौफजदा नहीं हो। कवानीन मौजूद हैं। अब जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की सोसाइटी भी, लीगल एड सोसाइटी ने जो ये 3 दिन की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई लूक से, क्योंकि उन्हें पता था लूक के पास एक्सपीरियंस है, वो सारे लॉ को अच्छे तरीके से जानता है। पुलिस को भी ये मेरा ख्याल है ट्रेनिंग करवा रहा है या अभी प्लान में है। तो ये कामयाबी की दास्तान हम आपको सुना रहे हैं। मार्च हम कर रहे हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ द मार्च। एक चीज कि आई वुड लाइक डॉक्टर जेनिफर टू कमेंट ऑन कि जहां हम बच्चियों की और इस चीज की बात कर रहे हैं, इन ऑल ऑफ दीज केसेस एक और क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना एक ज़रूरत है कि एज सून एज दीज गर्ल्स आर अबडक्टेड तो एक फास्ट ट्रैक एक्शन, ये नहीं कि हम भूल जाएं और आराम से लेकर के बच्ची कब आ रही कब नहीं आ रही। रियासत की भी जिम्मेदारी, जुडिशरी की भी जिम्मेदारी, प्रोएक्टिव अप्रोच की कि बच्चियों को फौरी तौर पे रिकवर करना है कि जहाँ पर उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। In 3 of the cases which we have handled, when the girls are recovered, unfortunately they have been impregnated. और डॉक्टर जेनिफर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा डॉक्टर जेनिफर के लिए था। डॉक्टर जेनिफर, यू नो अ लिटिल बिट एलेबोरेशन जो आप कह रहे हैं उसी पे। देखिए आप एक गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हैं, तो मेडिकली भी वी वांट टू नो, प्लस कंसिडरिंग ये सारे केसेस, कि जब कोई लड़की के साथ चले एक सेक्सुअल अब्यूज होना एक बात है, जस्ट वो ट्रॉमा से जिससे वो गुजर जाती है उसके बाद उसकी गायनाकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, और अगर फॉर एग्जांपल शी गेट्स मैरिड लेटर ऑन किसी और के साथ, तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं बाद में। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर मेंटल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मुझे जो ये बच्चियां मिली हैं जो इम्प्रेग्नेंट होकर आई हैं, और वो बहुत ही मुझे खौफजदा सी और बहुत ही मुझे नॉट इन द राइट माइंड्स, कि मैं ये कहूँ कि इवन बहुत उनको आई थिंक कि वो हर एक को अपनी दुश्मन के तौर पर देख रही होती हैं।
उनको ऐसा ही लग रहा होता है कि उनके साथ इतना ट्रॉमेटाइज्ड हाँ दे आर ट्रॉमेटाइज्ड टू दिस एक्सटेंट कि उनको लग रहा होता है कि हर कोई जो उनसे हम प्यार से उनकी मदद भी करना चाह रहे होते हैं ना, तो वो ये इतना शक और इतना खौफ उनके जहन में होता है कि हम शायद उनको यूज ही करना चाह रहे हैं और उनको जबर करके उनके साथ ज्यादती ही करना चाह रहे हैं, तो वो इवन हमसे खौफजदा हो रहे होते हैं। तो हमें फिर बहुत ज़्यादा उनके साथ दिस इज समथिंग दैट आई लर्न कि उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही तसल्ली से उनको समझाना पड़ता है। और अभी तक मेरे ख्याल से किसी बच्ची की आगे शादी की नौबत नहीं आई They're very है। young. They're all very इसलिए young. पास्टर साहब अभी इसमें तक वो 18 साल की नहीं हुई, 16 साल की नहीं हुई। हमने 15 साल या जो कुछ बच्चों और। का हमने किसी को हमने बेबीज अबॉर्ट नहीं करने लिए। जो प्रेग्नेंट हो के भी आई, हमने कहा ये बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे की ज़िंदगी, बच्चा एक इंडिविजुअल है, बच्चा नहीं। और उन्होंने ये सारा बोझ उठाया, उनको साइकोलॉजिकली मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। उनके पेरेंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा, लाइक इन द केस ऑफ ज़रिश, बहुत ज़्यादा, बहुत टेरिबल माहौल, बहुत टेरिबल रिस्पॉन्स हमें पेरेंट्स से मिलता है। और ये बात मैं प्लीज़ बोलना चाहूँगी कि इन बच्चियों को जो विक्टिम्स हैं, जैसे अभी भी बताया गया, आपको क्या याद नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सुखार के कुएं पे जो औरत आई थी, उसने क्या किया हुआ था? 3-4 शादियां की हुई थी और वो जिस शख्स के साथ उस वक्त रह रही थी वो भी उसका शौहर नहीं था, बट शी वॉज यूज्ड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर इवेंजलिज्म, कि तुमने जाके सबको बताना है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। हम किसी के ऊपर क्यों लगा देते हैं एक ठप्पा कि ये बदकार है? बदकार क्यों है? वो तो विक्टिम है। आप बदकार करके उसको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देते हो, चर्च से निकाल देते हो, घर से निकाल देते हो, उसका शक्ल देखना नहीं चाहते। व्हाट इज दिस? खुदावंद यीशु मसीह तो गुनाहगारों के लिए आया है और वो तो बेचारी बहुत ज्यादती के शिकार है। प्लीज उनके साथ इस तरह का सलूक ना करें। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर देम। ये टाइम जो उन्हें मिल रहा है एक प्यार और मोहब्बत के माहौल में, स्कूलिंग में, दुनिया उनको देखनी मिल रही है, और जैसे 2-3 साल शुरू के बहुत मुश्किल होते हैं, आई थिंक कि उसके बाद फिर जो ट्रॉमा होता है और नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, चाइल्ड बर्थ तक भी बहुत मुश्किल उनके लिए होती है, बहुत ही गिर जाती हैं, और मुझे खुद उनको देख के बहुत तरस और रहम आता है। एंड आई होप दे हैव लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर फ्यूचर लाइफ, और बहुत अच्छे साथी उनको मिले, बहुत अच्छी जिंदगी वो गुजारें। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम वापस आएंगे। Yes. पास्टर जोशुआ मौजूद हैं, यंग हैं, कि माइनॉरिटी राइट्स मार्च आप हमारे साथी हैं, कोर मेंबर भी हैं और जुड़े हुए हैं पिछले साल से। तो क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्यों आप इस नौजवानी में इस तहरीक का, इस जिद्दोजहद का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को सलामती हो। और माइनॉरिटी राइट मार्च का मैं इस वजह से मेंबर बना हूँ क्योंकि ये हक सच के लिए खड़ी होती है और आवाज़ उठाती है। और आवाज़ किसी के लिए उठाना ये आम बात नहीं है, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको धमकियाँ भी मिलती हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। और माइनॉरिटी राइट मार्च इस वक्त जो काम कर रही है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा काम कहीं पे भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, बहुत सारे सियासी लोग हैं, मगर ये काम जो कर रही है कि लड़कियों को जो जबरी मज़हब तब्दीली के अंदर फंसी हुई हैं उन्हें निकालना, और ये जो फिर झूठे मुकदमात हैं तौहीन रसालत के उनमें से निकालना और उनके लिए आवाज़ उठाना, ये बहुत बड़ी और जुर्रत की बात है। हालांकि जो जितने भी मेंबर्स हैं माइनॉरिटी राइट मार्च के अंदर, इन सब की फैमिलीज़ हैं, थ्रेड्स होते हैं, मगर आगे बढ़ना, हिम्मत करना, ये दिलेरी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस टीम का भी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जितने लोग उस वक्त प्रोटेस्ट के अंदर साथ देते हैं, आवाज़ बनते हैं, एक होते हैं, ये आम बात नहीं है किसी के दुख को अपना दुख समझना। मैं कहता हूँ कि इंसान को इंसान के साथ जब रोना आता है तब हकीकत पता चलती है कि किसी का दुख क्या है, आप तब उसका दुख समझते हैं। और
इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ, सिर्फ एक ऐलान किया था, सब इकट्ठा हो गए, मगर आज आपके लिए ऐलान है कि माइनॉरिटी राइट मार्च 11 अगस्त को जो काम करने लगी है वो कोई गलत नहीं है, आप उसके अंदर साथ दें, उस इवेंट के अंदर आएं और आकर देखें कि किस तरह वहाँ पर लोग आते हैं, किस तरह जिनके साथ ज्यादती हुई है वो खुद आपको आके बताएंगे कि हमें किस तरह छुड़ाया गया, हमारे लिए किस तरह आवाज़ उठाई गई। आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात है। आए दिलेरी करें और माइनॉरिटी राइट मार्च का हिस्सा बने, और जैसा आप खिदमत कर सकते हैं वैसा आप आके खिदमत करें, कौम के लिए आगे बढ़ें। भाई आबिद बुज़दार साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, और क्योंकि आप भी एक सोशल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और एट द सेम टाइम आपका भी ताल्लुक लॉ और जस्टिस से भी है। सो आपकी ख्याल में एक तो ये जो मार्च है क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों कोई शख्स अपना घर छोड़ के उस दिन वहाँ पर आए? बेसिकली तो जो MRM का जो मुद्दा है वो तो मेरी दूसरी टीम ने जो है ना बहुत अच्छे से बयान किया है। मैं इस मुद्दे को एज अ सोशलिस्ट, एज अ मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, और मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए हम उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर एक मुकम्मल तौर पर जो एक ब्रिटिश या कैपिटलिस्ट नवाज थ्योरी है, डिवाइड एंड रूल, कि मैच को किस तरह आपने डिवाइड करना है, लोगों को किस तरह, लोगों की जो तवज्जो है किस तरह दूसरी तरफ लेके जाना। क्वेश्चन एक होता है, वो रोटी का क्वेश्चन होता है, वो कैपिटलिज्म का क्वेश्चन होता है, या वो एक सरमाया का क्वेश्चन होता है। लेकिन उस सरमाया के क्वेश्चन के पीछे जो एक माइंड सेट होता है, लोगों का डिवाइड एंड रूल का माइंड सेट होता है। अब देखें, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैं मुस्लिम लग रहा हूँ। कोई बंदा ये भी कह दे कि मैं मुस्लिम लग रहा हूँ, या मैं लूक को कह दूँ कि ये क्रिश्चियन लग रहा है, या कोई ऐसा लग रहा है। एक तो हमारा कल्चर एक रिच है, लेकिन उसके पीछे भी फिर भी हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ये बंदा क्रिश्चियंस है, ये फलां है, ये फलां है। असल में उसके पीछे एक मुकम्मल तौर पे ऊपर गेम होती है कि लेकिन लोगों की जो तवज्जो है उसको डिवाइड किया जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए, इनको आपस में लड़ाकर ये आपस में की लड़ाई में लड़ जाएं, और हम इनके पीछे इनको यूज दर यूज करते रहें। इनकी तवज्जो ना हो कि हमारा असल मकसद क्या है। भैया हमारा तो एक रोटी का मकसद है। इंसान यहाँ पे आया है तो एक सुख के लिए, एक शांति के लिए, जीने के लिए, जीकर, एक खुश कर, एक अपने ज़िंदगी के साथ जीकर वो एक आसानी के साथ रहे, यहाँ पे दूसरे सोसाइटी के साथ अपनी जो एनर्जीज है उसको डिवाइड करे। लेकिन इंसान को जब वो इस क्वेश्चन का डाला जाता है, खासतौर पे जो रिलीजन्स का हमारे अंदर जो क्वेश्चन है और ख़तरनाक क्वेश्चन है, हम मैं खास तौर पे इस उम्मीद के साथ मिनॉरिटी राइट मार्च के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये होप है कि हम जो है ना ऐसा एक सोसाइटी की तरफ आएंगे, वो जो सोसाइटी जिसको हम ओपन ज़बान में सेकुलर सोसाइटी कहते हैं, उस सेकुलर सोसाइटी की तरफ आएंगे कि हम बर्दाश्त करेंगे एक दूसरे को। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसका रिलीजन क्या है, इसका क्या है। रिलीजन होना या इंसान का किसी भी एक आइडिया से होना वो उसका अपना फेल है। सबसे पहले कि वो एक ह्यूमन है, एज ए ह्यूमनिस्ट हम उसको कबूल करेंगे और उसका रहेंगे। मेरी तमाम जो सुनने वाले हैं आज इस तवज्जो के थ्रू मेरी जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जो हमने रिजेक्ट करना है, हम अपनायत की तरफ आना है। हमने इस चीज़ों को जो है ना इससे पीछे हट के हम अपनायत की तरफ आना है, और अपना जो हमारा जो मेन यहाँ पे इस दुनिया के अंदर जो एक खुशी का माहौल है, हम उस खुशी के माहौल को और इंसान का जो एक रोमांस है उसको हम फिर वापस लेके आएंगे, और अपने लोगों के लिए हम उम्मीद सोच रहे हैं कि वो एक इस सोच की तरफ आए। वंडरफुल। ये इंसान का रोमांस के इसी खूबसूरत जुमले के साथ हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च का इनकाद करना है कि एक जैसे जहन के लोग आए, तफरीक खत्म हो, बराबरी आए, इक्वल सिटीजनशिप जो हमारा इस दफा का नारा भी है कि हमें 365 के 365 मेरा वाला आपने ऐड करना है ना, तुम गंद करो ना हम गंद करेंगे। बिल्कुल।
देखिए ये सोचे ना, ये छोटे छोटे स्लोगन्स हैं जो मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत सबके लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इवन खुदावंद ने हज़रत इब्राहिम से कहा था कि जो तुम्हें बरकत देगा तो उसको भी बरकत मिलेगी। तो देखिए ये बरकत का कंसेप्ट है कि आप किसी से प्यार करोगे आपको भी प्यार मिलेगा, आप किसी के लिए बरकत चाहोगे आपको भी बरकत मिलेगी। और ये हमारी रियासत का काम है। सॉरी टू से रियासत तो आजकल बहुत ही सभी के लिए कुछ सोतेली बन गई है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, हम जो कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि प्लीज़ एजुकेशन, आप देखें हेट स्पीच या दिमागों में क्या भरा जा रहा है, मस्जिदों मिंबरों से किस किस्म की तालीम दी जा रही है, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा देखें, अपनी पुलिस की सोच, अपनी और कानून बदलना तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तमाम अपने शहरियों को, तमाम मुल्क के वासियों को प्यार और मोहब्बत का दर्स देना और बराबरियत का हक देना, ये हमारी इस दफ़ा का जो हमारा नारा है, प्लीज़ आप वो बताइएगा, हम क्या चाहते हैं? बराबरी। हमारा जो नारा है, हम क्या चाहते हैं, बराबरी, ये हम जरूर लगाएंगे आपके सेट से अगर आप इजाजत देंगे प्लीज। और मेरा मजहब मेरी मर्जी, मजहब नहीं सोच बदलो, ये 3 नारे हमारे जो इस दफा के मकबूल नारे हैं। और भी बहुत कुछ है, जब आप आएंगे उस दिन, ये इतवार का दिन है, मैं ये भी बताती चलती हूँ, वर्किंग डे नहीं है, इतवार का दिन है, दोपहर 3 बजे फ्रेयर हॉल में हम इकट्ठे होंगे, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, फिर मार्च भी होगा। तो सबसे दरख्वास्त है पानी पीकर भी आए, पानी लेकर भी आए, वहाँ पर भी होगा क्योंकि आपने मार्च भी करना है। तो हम ज़रूर पास्टर जी अगर इजाज़त दें तो मैं नारा रीड करूँगी। लेट्स डू दैट। हम क्या चाहते हैं? बराबरी। हम क्या चाहते हैं? बराबरी। मेरा मजहब मेरी मर्जी, मेरा मजहब मेरी मर्जी, मजहब नहीं सोच बदलो, मजहब नहीं सोच बदलो। आए हमारे साथ 11 अगस्त 2024 फेयर हॉल दोपहर 3 बजे बरोज इतवार, एक 15,000 का मजमा हमारे साथ होकर रियासत से अपनी, हम इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दुआ भी कीजिए और साथ भी दीजिए। और हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं पास्टर दानिश पीटर के, ग्रेस टीवी नेटवर्क के और सारी इस मोबिलाइजेशन मुहिम में हमारा साथ बनने के लिए। Definitely. We are thankful to all. थैंक यू पास्टर जी। एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम मैं ज़रूर इसके साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ, किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत, किसी भी किंगडम की तरक्की और सालमियत ना तो रंग की बुनियाद पर हुई है, ना ही मज़हब की बुनियाद पर और ना ही मज़हब के नाम पर हुई है। दुनिया में किसी भी मुल्क ने अगर अपनी शनाख्त इस सरज़मीन पर, दुनिया पर कायम की है तो वो इस एक बात से की है कि इस सरज़मीन पर भाई भाई का गला नहीं काटता। इस सरज़मीन पर सब एक निगाह से देखे जाते हैं और वो ये है कि तू भी आदम है और मैं भी आदम हूँ, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इससे मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्क बढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस भी आती है। सो द सीक्रेट इज़ द एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर। खुदावंद हम तमाम को तौफीक बख्शे कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जैसे हमारे भाई आबिद बुज़दार साहब ने इख्तिताम किया कि ये जो हमारा आपसी टच है इसको ज़रा मजबूत करें। सो ज़रूर 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे, संडे का दिन है, फ्रेयर हॉल के अंदर इस सारी मार्च मूवमेंट को ज्वाइन करें। एंड आई बिलीव कि, मुझे नहीं पता, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देयर इज़ एन इम्पैक्ट। आपका वहाँ होना, आप जब आएंगे यू विल मेक अ डिफरेंस। सो खुदावंद आपको वहाँ आने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही में, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।